नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात होगी एक ऐसे विषय पर जो लापरवाहियों से भरा हुआ है और बेपरवाहियों से भी ये विषय भरपूर है, क्योंकि लोगों की, बच्चों की, मासूम बच्चों की जान जा रही है। उनके हाथों जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी जान को बचाना। अलवर के सरकारी बालिका गृह में इलाज के अभाव में एक बच्ची की मौत हो गई। अगर समय पर रेफर किया जाता तो बच्ची की जान बच सकती थी। आरती बालिका गृह ये अलवर में स्थित है। यहाँ एक 12 वर्षीय बालिका की अस्पताल में इलाज ना मिलने के कारण मौत हुई है। इस मामले में बालिका गृह संचालक की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद प्रशासन फिलहाल जांच में जुट गया है। संचालक, अस्पताल और प्रशासन के बीच की रस्साकशी के बाद यहां तक कहा जा रहा है कि बच्ची की मौत नहीं, ये सिस्टम के जरिए हुई हत्या है। 2 साल पहले ये बच्ची प्रशासन को मिली थी और इस उम्मीद से कि इस बच्ची का ध्यान रखा जाएगा, इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, इसके भविष्य का ख्याल रखा जाएगा, इसे इस आरती बाल गृह में रखवाया गया था। अब बच्ची मर चुकी है इलाज के अभाव में। ऐसे में सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब पहले ही बालिका गृह की मान्यता रद्द कर दी गई तो फिर बालिका गृह कैसे संचालित हो रहा था? क्या सिर्फ अनुदान के लिए बालिका गृह खोले गए? क्या उसमें रहने वाले अनाथ बच्चों को अच्छे से रखने की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है? प्रशासन ऐसे बालिका गृहों पर नजर क्यों नहीं रखता? और प्रशासन, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि प्रशासन की जांच पड़ताल सब कुछ घटना के बाद ही क्यों शुरू होती है? बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे हमारे कुछ खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिस्टम की भेंट चढ़ी एक और जान। बालिका गृह में मासूम की मौत का कौन जिम्मेदार? इलाज में लापरवाही संचालक पर कब होगी कार्रवाई? एक अपराधी को किसने दिया संचालन का अधिकार? अलवर में बालिका सुधार गृह में बच्ची की मौत किसी बीमारी ने नहीं बल्कि सिस्टम ने ली है। जी हां, वही सिस्टम जिसकी दुहाई देकर नियम कानून बनाए जाते हैं और इन्हें पब्लिक पर लाद दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होता है, रसूखदारों और पैसे की पावर वालों पर नहीं होता। तभी तो अलवर में आर्थिक घोटाले का एक अपराधी बालिका सुधार गृह चला रहा था और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सिस्टम का फायदा उठा रहा था। दरअसल आरती बालिका गृह का चेतराम सैनी एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, जिसको 20 लाख की आर्थिक धोखाधड़ी मामले में दोषी पाया गया था और उसके बाद इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। फिर भी यह शख्स अधिकारियों से साठ गांठ कर बालिका गृह को फिर चालू कर लेते हैं और बिना अनुदान के चलाने का हवाला देते हैं, जिसके बाद इसको गैर अनुदानित संस्था के रूप में मान्यता मिल जाती है। और अब यही संचालक कह रहा है कि उसे अनुदान नहीं मिला, जिस कारण बच्ची को जयपुर नहीं ले जा सका। सर, अनुदान की बात करते हैं तो अनुदान तो हकीकत है कि जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, उस समय हमने लगभग 80-90 बालिकाओं को पाला है। 2 वर्ष तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमने हमारे लेवल पे जैसे तैसे किया है। बात करें तो यहाँ क्या समस्या रही? अनुमति नहीं मिली या अनुदान के? नहीं सर, अनुदान की तो बात है कि बिना अनुदान इतनी बच्चियों को पालना बड़ा संभव नहीं है। फिर भी हम इन बच्चियों को पाल रहे हैं और उसके बाद में इन बच्चियों को हम कितनी बच्चियां यहाँ सेंटर होम पर? इस समय अभी 34 बच्चियां हैं, लेकिन अनुदान पैसे होंगे तो ही बच्ची को यहाँ से लेके जयपुर जाना पड़ता है। तो हमारे पास मैंने साफ लिखा था उसमें कि संसाधनों का अभाव है, इसलिए अविलंब बच्ची को रेफर कर दिया गया है, जयपुर ले जाना है तो इसकी व्यवस्था करवाएं। वहीं बाल अधिकारिता विभाग का कहना है कि उन्हें बच्ची की मौत के बाद ही बताया गया। इस मामले में बालिका गृह संचालक की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन जांच में जुट गया है। यह जो सेंटर है, ये इसका संचालक चेतराम सैनी एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसपे पूर्व में ही शिवाजी पार्क पुलिस थाने में FIR संख्या 279/2022 दर्ज है। इसने करोड़ों रुपए का गबन करने की कोशिश की थी, जिसमें 20 लाख से अधिक का जो प्रमाणित बिल है वो विभाग द्वारा पकड़ लिए गए थे। उसके बाद विभागीय दिशा निर्देशानुसार इसका जो पंजीयन है इसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। फिर ये विभाग में जाके गिड़गिड़ाया और उसके बाद इसका जो है गैर अनुदानित संस्था के रूप में इसको चलाने की अनुमति दी। लेकिन अभी इसमें चूंकि प्रकरण में जो इसने की है, इसकी जांच अभी निरंतर के अधीन है। वही मामला गरमाने के बाद कलेक्टर साहिबा भी एक्टिव हुई और अनुदान का मसला होने से इनकार किया और लापरवाही की जांच करवाने की बात कही। संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के सवाल पर बोलने से बचती नजर आई। बालिकाओं के लिए एक सेंटर है, सरकारी कोई सेंटर नहीं है, लेकिन
उसमें जो टीबी की जैसे मुझे बताया गया कि उसको शिकायत थी, तो वो जांच तो राज्य सरकार द्वारा फ्री कराई जाती है। उसमें राशि का कोई इशू नहीं था। मैंने देखा कुछ राशि का इशू बनाए जा रहे हैं अनुदान का, ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ से जांच हो रहा है, जिस पे कार्रवाई। वैसे देखा जाए तो इसमें जितनी गलती संचालक की है उतनी ही प्रशासन की भी है, जिसने अपराधी होने के बावजूद उसे बालिका गृह के संचालन का लाइसेंस दिया। लेकिन जब राजस्थान सरकार सभी को निःशुल्क इलाज की सुविधा देता है तो संचालक का ये बयान बिल्कुल गले नहीं उतरता कि इलाज की उसे स्वीकृति नहीं मिली। साथ ही जब गैर अनुदानित संस्था के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है तो फिर इसको अनुदान की कहाँ जरूरत पड़ी। कुल मिलाकर आरती बालिका गृह का संचालन लगातार झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। अब प्रशासन को इस संबंध में पूरी जांच करनी चाहिए। अलवर से मुदित गौड़ के साथ एनडीटीवी राजस्थान। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इसमें जिक्र हुआ कि किस तरीके से लापरवाही की गई थी। एक खास पैनल हमारे साथ आज है। श्याम सुंदर बिस्सा साहब हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। स्वागत है सर आपका। संगीता बेनीवाल जी जुड़ रही हैं, पूर्व चेयरपर्सन हैं आरसीआरसी यानी राजस्थान चाइल्ड राइट्स कमीशन की। स्वागत है मैम आपका भी। विजय गोयल साहब जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मनन चतुर्वेदी जी पूर्व अध्यक्ष आप रहे हैं राजस्थान बाल अधिकार आयोग के। साथ ही साथ ठाकुर दास जी जुड़ रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर राजस्थान के डिप्टी सेक्रेटरी के नाते से रिटायर हुए। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। बहुत वरिष्ठ और अनुभवी लोग हमारे साथ हैं। और शुरुआत ठाकुर दास साहब से ही करते हैं, क्योंकि बड़ी जिज्ञासा मेरी ये जागी इस वक्त जब मैंने इंट्रोड्यूस किया ठाकुर जी को कि सर क्या इस तरह के जो विषय होते हैं क्या सीएम लेवल के व्यक्ति के संज्ञान में भी आते हैं क्या? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ पहले। डेफिनेटली इस तरह के जो मैटर हैं वो सीएम साहब के संज्ञान में आते ही हैं, और माननीय भजनलाल जी के संज्ञान में भी लाया गया था। और दिया कुमारी जी इनकी मंत्री हैं, जिनके पास विभागों का बड़ा बर्डन भी है ज्यादा, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई भी तुरंत की है। उसमें मुख्यतः लगता है कि जैसा कि आपने भी कहा, संचालक की ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और जब बजट का तो प्रश्न नहीं होता है, जब इलाज फ्री हो रहा है तो बजट का कहाँ सवाल होता है। और वो जब गैर अनुदानित संस्था के रूप में वो खुद मान्यता दे रहे हैं, दो की मान्यता देना ही सबसे बड़ी बात गलती प्रशासन की ये थी कि जब इतना आदमी इस तरह से वो करता है, गलतियां कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो ऐसे आदमी को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। वो दे दी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। बाकी जो संचालक महोदय हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनके कई तरह के इनके जो है पहले भी कमियां निकली है, और इनका अनुदान भी रोका गया था, और रोकने के बाद ये कोर्ट से जाके स्टे लाके जो है चला रहे हैं संस्था अपनी। और ये डिपार्टमेंट ने तो अब ये सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष को और 2 मेंबरों को हटा दिया है इसी कारण से। और जो आरती बालिका का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए भी इसको नोटिस दे दिया है। इनकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संचालक की इनकी पहले भी कुछ गलतियां इनकी गलतियां सामने आती रही हैं। इसीलिए मैं अब मनन चतुर्वेदी जी के पास जा रहा हूँ, पूर्व अध्यक्ष आप रहे आरसी यानी राजस्थान बाल अधिकार आयोग के। इसलिए मैं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। नहीं सर, मैं इसीलिए मनन जी से मैं यही समझना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति, एक संचालक जिसके ऊपर पहले से ही, जिसको मान लीजिए ब्लैक लिस्टेड है वो इस पूरे इस सूची में, और भले ही उसको अनुदान ना दिया हो प्रशासन ने, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि उसका जो ये बाल गृह है वो चल रहा है। क्या राजस्थान बाल अधिकार आयोग ये सब चीजें जो है स्थानीय प्रशासन पर ही छोड़ देता है क्या सर? नहीं, ये संज्ञान में लाना और इस पर एक्टिवली अपना एक्टिविटी करना और बीच में इंटरफेयर करना, ये तो राइट भी है और ड्यूटी भी है, और करना चाहिए। अगर ध्यान में आता है तो संज्ञान भी लेना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जब स्थानीय तौर पे कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि सामने नहीं आती हैं, लेकिन इंसान जो खुद संस्था इतने लंबे समय से चला रहे हैं उसके लिए संवेदनशीलता, 2 साल से एक बच्ची रह रही है तो उसमें ये संवेदनशीलता बहुत ही आवश्यक थी कि उस बच्ची को अगर ब्रेन में टीबी हो रहा है तो उसका इलाज फ्री में हो रहा है, और उसको जयपुर अगर रेफर 29 तारीख को कर दिया गया है तो उसको त्वरित प्रभाव से जयपुर लाके इलाज करवाना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई पर्सनल लेवल का हो। और संस्था जब चला रहे हैं तो हमारी समाज के प्रति और उस बच्चे के प्रति बहुत जिम्मेदारी होती है। दूसरी तौर पे कि 2 साल से उनके पेरेंट्स को ढूंढा नहीं जा रहा था, और एट द एंड मोमेंट वो पेरेंट्स उनके पास पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें बहुत समझने की हैं, और सिर्फ उन लोगों को उनके पदों से हटाना ही काफी नहीं है, उनके लिए अग्रिम कार्यवाही भी करना जरूरी है।
जिससे कि आगे भी ऐसा कोई संस्था नहीं कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने उस पद से उनको निवृत्त कर दिया, इट्स नॉट एनफ। आपको ये भी कदम उठाना होगा कि आगे कोई इस तरीके का करने से या लापरवाही करने से डरे या समझे। ये कदम कि उठाएगा 2 साल कौन? तक ये पूरी सिस्टम को ही करना चाहिए, और जो संस्था चला रहे हैं ये उनकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अदर स्टेट का या अदर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आया है तो वहाँ की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कम्युनिकेशन करके विद हेल्प ऑफ पुलिस वहाँ के पेरेंट्स को ढूंढा जाए और उनको बच्चे को पुनर्वासित किया जाए। जिन बच्चों के माता पिता, और अगर बच्चे की ये स्थिति है तो उनको सूचित किया जाए, उनको अवगत करवाया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास भी जयपुर तक आने का पैसा नहीं है, ये नहीं माना जाएगा, जबकि ट्रीटमेंट ऐसी सिचुएशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो और टीबी के इलाज के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये इसमें नेग्लिजेंसी, लापरवाही, इग्नोरेंस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, वॉट एवर इट वॉज, लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग एंड अनफेयर विद दैट इनोसेंट चाइल्ड। मैम इसमें मनोज मैम, इसमें ये समझना जरूरी है कि ये जो जानकारी अभी आपने भी साझा करी कि 2 साल से उस बच्ची के माता पिता को ढूंढा नहीं जा रहा था, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये आपको कब पता पड़ा? मेरे को जब आज मेरे बारे में ये मतलब मुझे पूरी सूचना मिली न्यूज के जब ये खबर सामने आई, मतलब जब ये खबर सामने आई तब आपने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, जाना, तब ये पता लगा आपको? क्योंकि ये वहाँ के लोगों को ही नहीं पता था, ना न्यूज में था ना कहीं था। तो मैम मैं एक्चुअली वही समझना चाह रहा हूँ, कि अभी आप तो पूर्व अध्यक्ष हो गई राजस्थान बाल अधिकार आयोग की, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनको भी ये बात खबर आने के बाद ही पता पड़ी होगी? वो सीट अभी वैकेंट है, अभी अनफॉर्चुनेटली वो सीट वैकेंट है। और सबसे बड़ी बात, सारी पावर सीडब्ल्यूसी के पास है, जब वो पिछली सरकार से ही वो सीडब्ल्यूसी गठित है, इस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, और उनका पूरा टेन्योर पूरा करने का राइट होता है, और ये सीडब्ल्यूसी पहले से ही गठित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सबसे पहला राइट तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्हीं का होता है, उनको सारी पावर्स है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वहाँ पे तो एक ही बालिका गृह है, एक बालिका गृह में 34 बच्चियां हैं, 35 बच्चियां हैं। तो अगर वो भी उनके नोटिफिकेशन में नहीं है, और वो उनका भी ध्यान 15 दिन में, 1 महीने में एक बार तो छोटी सी जगह है वहां पर विजिट की जा सकती है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैंने इसीलिए मनन मैम से, इसीलिए संगीता जी, मैंने ये सवाल इसीलिए मनन जी से पूछा कि भाई जो मौजूदा लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है अभी वर्तमान में, तो क्या वो लोग फॉलोअप्स रखते हैं या फिर वो भी बस उसके कहीं की ले ओवर कर देते हैं कि हाँ एक संचालक है वो चला रहा है तो अच्छा ही चला रहा होगा? ये होगा पे चलता है क्या पूरा सिस्टम? मैं समझना चाह रहा हूँ संगीता जी। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आए, क्योंकि अभी मनन जी जिस तरह से कह रही थी कि कहीं पर भी मीडिया में इस चीज को हाईलाइट नहीं किया गया है, तो बड़े दुख की और खेद की बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाल अधिकारिता विभाग और हमारे बच्चों का जो किशोर गृह है, बालिका गृह, इनका कोई धनी धोरी नहीं बचा। लगभग 1 साल पहले मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। बड़े खेद की बात है कि इतने सेंसिटिव आयोग पर अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं बना है। और जहां तक बात करें जाए बाल कल्याण समिति की, तो सुनने में आ रहा है कि वहां पर वो भी quorum पूरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आरती बालिका गृह को 2022 में हमारे पास मिली शिकायतों के आधार पर इसको रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था, तो विभाग को क्या आवश्यकता पड़ गई थी और क्या कारण था कि दोबारा से इसको गैर सरकारी संस्था के रूप में यस कर दिया गया? तो ये बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ नहीं है? तो मैं तो कहूंगी चाहे संचालक हो चाहे प्रशासन हो, सबकी बराबर की जिम्मेदारी। नहीं तो इसमें तो मैम सीधे तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं उस जिले में, वो भी तो आंसरेबल इसके लिए होने ही चाहिए। क्यों उन्होंने जो है इसको कंटिन्यू करने दिया? बिल्कुल, जिला कलेक्टर महोदय की भी ड्यूटी बनती है कि वो इन ग्रहों में जाकर विजिट करें, कि वो इनके अध्यक्ष होते हैं। तो बड़े खेद की बात है, बड़े दुख का विषय है कि इतना सब कुछ हो गया और कहीं किसी को भी दुकान में झूठ नहीं रहेगी, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज बच्ची के साथ इस तरह की दुर्घटना घटित हो गई। तो संगीता जी, ये जो जिला लेवल पर एक शहर में अगर एक बाल गृह है तो उसकी वैसे जिम्मेदारी किसकी है, किसके अधीन वो आता है? जरा अगर आप समझा दें हमारे दर्शकों को भी। जी बिल्कुल, जिला स्तर की जो बाल कल्याण समितियां और किशोर न्याय बोर्ड होते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि बाल कल्याण समितियों की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होती है। वो समय समय पे इनकी बैठक भी लेते हैं और विजिट भी करते हैं। और साथ में जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं,
वो इसी गृहों में बैठकर रोज अपनी सुनवाई करते हैं और विजिट का भी उनका रहता है। ठीक तो है, बिल्कुल जिला कलेक्टर से लेकर बाल कल्याण समिति और सबकी जिम्मेदारी। ठीक है। श्याम सुंदर बिस्सा साहब हमारे साथ हैं, आप रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, बहुत लंबा अनुभव आपका रहा और तमाम जिलों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। सर, इस तरह के विषय कोई नया नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नया विषय है, लेकिन अब एक इतना कंटेंट की भरमार हो गई है कि इस तरह के विषय जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को लगता ही नहीं कि ये कंटेंट है, या बहुत सारे लोग को लगता ही नहीं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस विषय को उठाने की, लेकिन आपके सामने कई बार इस तरह की चीज़ें आई होंगी, इस तरह के बहुत सारे प्रकरण आपके सामने आए होंगे। अब मौजूदा वक्त में फिर से एक बार एक बच्ची की जान चले जाना इस लापरवाही से, और फिर उसकी चर्चा भी उस ढंग से ना होना समाज में, ना प्रशासनिक स्तर पे, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? बिस्सा साहब, सर अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। इस संबंध में गंभीर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वास्तव में क्या हुआ, क्या स्थिति बनी, इसका ज्ञान तो संपूर्ण जांच होने के पश्चात ही होगा। और जांच में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। एक प्रश्न नहीं है कि एक बच्ची की जान चली गई, इस कारण से इसकी जांच हो रही है। बाय एंड लार्ज मूलतः इस तरह की संस्थाएं अत्यंत नेग्लेक्टेड संस्थाओं की संज्ञा में आती है। समाज का ध्यान भी इस तरफ बहुत कम जाता है। सरकार द्वारा अनुदान तो दिया जाता है, किंतु इस तरह घटना होने के बाद ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसलिए पूरे तरह से ओवरहालिंग की आवश्यकता है। अब कई तरह के बाल गृह हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कई तरह की व्याख्याएं हैं। वर्तमान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो अभी परिवर्तन हुए हैं, उसके अनुसार उन ऐसे अपराधों को जो उनके संचालक हैं उसको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है। तो नॉन कॉग्निजेबल होने के कारण से भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। इस तरह से ये एक प्रश्न नहीं है, ये तो उस बारे में तो सारी चर्चा आपकी हो गई। मैंने सुना अभी जी कि इस संबंध में एक सिंगल घटना की चर्चा कर ली। ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो पूरे एक्ट में जो व्यवस्थाएं हैं, नाम ही उसका केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है। प्रोटेक्शन की कमियां कहां कहां पर है, केयर की कमी कहां कहां पर है, किस स्टेज पर है, ऐसी संस्थाओं को मान्यता दिए जाने से पूर्व कितनी जांच की गई है, किस तरह से देखा गया है, उस व्यक्ति का स्तर क्या था, उस संस्था का स्तर क्या है, उस योग्य भी है या नहीं है, इस तरह की बातें देखी जानी चाहिए ताकि ओवरऑल एक व्यवस्था कायम अच्छी हो सके। ये तो एक सुधार गृह, ये जो बालिका गृह है ये तो प्राइवेट बालिका गृह है। गवर्नमेंट के जो गृह हैं, अब आम व्यक्ति को तो मालूम ही नहीं होता कि डेलिक्वेंट होम कौन सा है और रिफॉर्मेटरी होम कौन सा है, तो मुझे नहीं आता। ठीक बात है। उस संबंध में एक ये जो अध्यक्ष महोदय सभी दिख रहे हैं मुझे, इनके द्वारा ऐसे कोर्स चलाए जाने चाहिए, दुनिया को बताया जाना चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए। अधिकारियों को मालूम नहीं है क्या स्थिति है। तो मैं इससे केवल इतनी सी चर्चा करने के बजाय ये चाहूँगा कि इस मृत्यु के बहाने, इस घटना के बहाने सरकार की ओर से ओवरऑल एक उत्तम व्यवस्था कायम करने के बारे में एक व्यवस्था की जाए, व्यवस्था समिति हो और रिपोर्ट दे, तभी जाकर के सबके बारे में व्यवस्था कायम होगी। ठीक है। अब आज ये बात हुई है, हाँ। कल दूसरी घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इतनी सी बात जो आई है बिल्कुल हो सकती है। ऐसे नहीं थे, और हो सकता है हुई हो और कुछ घटनाएं हमारे संज्ञान में आ भी नहीं पाती। तो विजय गोयल साहब, बिल्कुल। और दूसरी बात बताऊं आप जी, ऐसे जो गृह हैं, कई ऐसे गृह हैं जो रिफॉर्मेटरी, जो डेलिक्वेंट होम साथ साथ चल रहे हैं पास में। डेलिक्वेंट जो चाइल्ड हैं उनके साथ वो रखा जाएगा तो क्या स्थिति होगी, बच्चों की पोजीशन क्या हो जाए, कई जगह ऐसा है। ठीक बात है। इसको और गहराई से हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि विषय इसमें ऊपर से निकलना नहीं जा सकता।
अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जिसकी ओर बिस्सा साहब अंकित कर रहे हैं। विजय गोयल साहब के पास चलते हैं। विजय गोयल साहब, एक बात इसमें निकल के सामने आई कि ये जो संचालक था, इसका अनुदान जब खत्म कर दिया गया उसके बावजूद इसने रिक्वेस्ट करी कि नहीं मुझे बाल गृह चलाने दीजिए, और फिर उसको चलाने दिया गया, तो अनुदान मिल नहीं रहा, ब्लैक लिस्टेड आप हैं ही उस सूची में, उसके बावजूद इसको जारी रखने का क्या कारण? संचालक की भी मैं मानसिकता को समझना जरा आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, ऐसे चीजों को समझते हैं आप, क्यों उन्होंने चालू रखना जारी रखा होगा बिना अनुदान के भी? राहुल जी, पहले मैं 2-3 चीजों के ऊपर क्लियरिटी कर दूं आपको। जी जी। एक तो ये बालिका सुधार गृह नहीं है, अच्छा, है ना। दूसरा, ये सरकारी बालिका गृह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा, ये बच्चों को पाल नहीं रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ। चौथा, ये विभाग के सामने गिड़गिड़ाया काहे के लिए भाई, हाँ, है ना। ये जो शब्द यूज किए जा रहे हैं ना, कृपया इन शब्दों को यूज ना करें दोबारा से। ठीक है। अब आते हैं हम मूल मुद्दे पे। ये जो पूरा का पूरा स्थिति है, ये जो इस होम में जो घटना हुई है, सबसे पहले तो इस होम के संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। 2 साल पहले ये बच्ची आई, जेजे एक्ट के रूल्स, जेजे रूल्स 2016 में होम के संचालन के लिए बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। जब आपके पास कोई एक बच्ची आती है तो आपकी उसकी पूरी प्रोफाइल बन जाती है। ये जो टीवी हुआ है, ये टीवी अचानक नहीं हुआ, ये टीवी, इसका मतलब कम से कम 6 से 8 महीने पहले की स्थिति है। तो आपने जब बच्ची पहली बार जब आपके होम में आई, उस समय क्या आपने बच्ची का मेडिकल करवाया था? उस मेडिकल की कोई रिपोर्ट थी? उसके बाद कब आपने बच्ची का मेडिकल करवाया? बड़ा सवाल है। रिपोर्ट होगी, बिल्कुल। तीसरी बात, उसके इंडिविजुअल केयर प्लान बनाने का प्रावधान है। हाँ, तो वो इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया गया उसका? हाँ। यदि इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया गया तो उस इंडिविजुअल केयर प्लान में बच्ची के परिवार को ढूंढने के लिए क्या व्यवस्था की गई? ये तो सवाल लगातार बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राहुल। सुन, अजय, आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे, मेरी पूरी बात को सुनेंगे तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को खोल के रख दूंगा, क्योंकि ये घटना मेरे पास कल रात को ही आ गई थी। ठीक है, आप बताइए सर, आप बताइए। तो इंडिविजुअल केयर प्लान नहीं बना इस बच्ची का। इस बच्ची का मेडिकल कब हुआ? 2022 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जिला प्रशासन की और बाल अधिकारिता विभाग की कि उसको आपने नियमित किया? CWC ने किस आधार पर उसका वेरिफिकेशन किया और उसको वापस चलाने की अनुमति प्रदान की गई? बहुत बड़ा सवाल CWC के ऊपर है। बिल्कुल। आगे आप जब होम पर दिखा रहे थे, उस होम का जो कंडीशन दिख रही है फोटो से ही, वो लग रहा है कि वो होम संचालन की स्थिति में है ही नहीं है। तो आपके पास खुला स्पेस नहीं दिखाई दे रहा कहीं, आपके पास बच्चों को खेलने के लिए उसके लिए कोई एक्टिविटी की जगह नहीं दिखाई दे रही। यानी विजय गोयल साहब, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो आप कह रहे हैं कि वो और भी मजबूती के साथ उठाए जाने चाहिए। मैं लौटूंगा विजय सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं फिर लौटूंगा विजय सर, फिर लौटूंगा। ठाकुर दास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ उनकी भी इस विषय पर राय जान लेते हैं, क्योंकि आप डिप्टी सेक्रेटरी टू CM रहे सर, तो इसीलिए ये आपका हमारे पैनल में होने से एक बड़ा लाभ ये है कि आप ये जरा हमें समझा पाएं कि जब इस तरह की चीजें उठ के एक प्रशासनिक अधिकारी का, मान लीजिए, उस पर आरोप लगा, एक संचालक पे आरोप लगा, अब ये मंत्रालय तक खबर आएगी, फिर आप तक ये खबर पहुंची, अब इसके बाद प्रक्रिया क्या है, अब क्या हो रहा होगा, जरा ये समझाइए। इस वक्त प्रशासन के अंदर स्टेट की जो वर्किंग है उसके संदर्भ में इस वक्त क्या कुछ प्रोसेस जारी चल रहा होगा कार्रवाई के संदर्भ में? ठाकुर दास जी। मैं यही कह रहा हूं, जांच भी हो जाएगी, जो पनिशमेंट है जिसको वो मिल जाएगा, परंतु ये घटनाएं फिर होंगी। क्यों होंगी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो विभाग के मंत्री हैं, वो वित्त मंत्री भी हैं, टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर भी हैं, PWD मिनिस्टर भी हैं, तो ये जो WC डिपार्टमेंट है उनके लिए तो कुछ भी महत्व रखता ही नहीं है। तो कोई इंडिपेंडेंट आदमी को इस तरफ देना चाहिए, कोई इस तरफ ध्यान दे। वो पहले इतनी बर्डन्ड है, कुछ नहीं होगा ऐसे। ये जांच हो जाएगी, चलो
असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ भी जांच कार्रवाई हो जाएगी और कल्पेबल होमिसाइड का केस भी मान लो दर्ज हो जाए, चलो अब उसमें वो भी तो जिम्मेदार रहता है ना फिर, तो जो भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं जिनको अभी हटाया है या जिन अध्यक्ष को हटाया है, तो ये कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि ये बड़ी बात आपने कही है कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर एक मिनिस्टर या फिर एक संबंधित व्यक्ति होना चाहिए जिस पे बाकी चीजों का लोड ना हो, वो फोकस कर सके इसी विषय पर, इन्हीं समस्याओं पर। मेरे पास समय आज इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है कम बातचीत में ज़्यादा बातें इसमें निकल कर आई हैं। मनन मैम ने अपना विषय रखा, साथ ही संगीता जी ने अपनी बात रखी, विजय गोयल साहब और ठाकुरदास जी ने अभी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट राय रखी है। फिलहाल शुक्रिया आप चारों पांचों लोगों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बालिका गृह बेजान है, और क्यों है ये बेजान, इस पर एक बड़ा सवाल था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस सवाल के दायरे में सिर्फ ये बालिका गृह के संचालक नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं और सरकार का वो डिपार्टमेंट भी आ रहा है जिसकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखने की, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है ये एक अलग ही सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं लगता किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास होगा। फिलहाल ये बच्ची जो कुछ दिनों पहले तक हमारे साथ थी, अब नहीं है। एक बड़ी लापरवाही ना होती तो बच्ची बचाई जा सकती थी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।